हेलो साथियों, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज आपके सामने ईवीएस यानी ये जो प्रश्न श्रृंखला जो आपके सामने प्रस्तुत है, ये आपका एनसीईआरटी क्लास 10th से बनाई गई है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी गिने चुने प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अंत तक इस वीडियो को ध्यान से पढ़ते रहिए और जो भी प्रश्न ना आए उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो चलिए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने है, किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिए कि प्रश्न क्या कह रहा है, इसको आपको बताना है। समझ रहे हैं ना? तो फटाफट जवाब दीजिए। तो ऑप्शन आपके सामने है, परितंत्र कहा जाता है या फिर जीवमंडल कहा जाता है या फिर समष्टि कहा जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसी क्षेत्र का जो भी आपका रहन सहन है, जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पर अच्छा वातावरण होगा। समझ रहे हैं ना? तो इन सब चीज़ों का जो संयुक्त रूप होता है वो क्या कहलाता है? तो वो आपका परितंत्र कहलाता है। क्योंकि परितंत्र में एक अच्छा वातावरण और समस्त जीव, चाहे वो मानव प्रजाति का हो, चाहे वो जो है आपका जीव जंतु हों, कीड़े मकोड़े हों, सभी वो किस में आएंगे? आपके परितंत्र में आएंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। समझ गए ना भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब दीजिएगा आप। तो प्रश्न संख्या 2 क्या पूछ रहा है आपसे? पारितंत्र में जैव घटक का उदाहरण निम्न में से कौन है? पारितंत्र में जैव घटक का उदाहरण निम्न में कौन है? तो आपका ऑप्शन है वर्षा, ताप, मृदा या पादप। तो प्रश्न फिर से ध्यान से देखिएगा और इसको पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न हम आप गलतियां कर देते हैं और प्रश्न को ध्यान से ना देखने के कारण जो है हमारा आंसर गलत हो जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है? पारितंत्र में, अभी हमने पहला प्रश्न आपको बताया था ना, पारितंत्र में एक अच्छा वातावरण और जीव रहें, वो जो है आपका पारितंत्र कहलाता है। समझ गए ना? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पारितंत्र में जैव घटक का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? वर्षा, ताप, मृदा या पादप। तो जैव घटक का जो है सबसे बेहतर उदाहरण जो कि आपका होगा पादप। समझ गए ना? पारितंत्र में जैव घटक का, जब जैव घटक की बात आए तो पादप जो है सबसे बेहतरीन उदाहरण होगा पारितंत्र में। समझ गए ना भैया? चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 3 है। अब इसका जवाब दीजिए फटाफट। क्या प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि पारितंत्र में अजैव घटक का उदाहरण निम्न में से कौन है? पारितंत्र में अजैव घटक का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? गुलाब है, वायु है, घास है या फिर मेंढक है? तो इसका जवाब दीजिए आप। अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा? जैव घटक। समझ गए ना? तो जैव घटक में हमने आपको क्या बताया कि पादप आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? अजैव घटक। समझ रहे हैं ना? तो देखिए आपका मेढक, घास, गुलाब ये किस में आएंगे? ये आपके जैव घटक में आ जाएंगे। और अजैव में जो प्रकृति के द्वारा निर्मित हो तो वो जो है अजैव घटक होगा। वो उसमें उसके अंतर्गत क्या आएगा? तो आपका वायु आ जाएगी। समझ गए ना? प्रश्न संख्या 3 का जो है सही जवाब बी ऑप्शन होगा। पारितंत्र में अजैव घटक का उदाहरण जो कि वायु है। क्लियर हो गई बात ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपसे क्या पूछ रहा है? इसका जवाब दीजिएगा। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? अपर्दन, अजैव निम्नीकरण या फिर जैव निम्नीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा? तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा, समझ रहे हैं ना, जैविक क्रियाकलापों के द्वारा जो कि अपघटित हो जाते हैं, यानी
उनका जो है घटन हो जाता है, वो टूट जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। समझ गए ना भैया? चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपका माफ़ कीजिएगा, मिस्टेक हो गया। ये आपका सही जवाब होगा जैव निम्नीकरणीय। समझ गए ना? थोड़ी सी गलती होगी क्योंकि जैविक की बात हुई थी, अजैविक की नहीं होती। अजैविक की होती तो अजैव निम्नीकरण होता, यहाँ पे जैविक की बात हुई है, इसलिए यहाँ पे जैव निम्नीकरण जो है होगा इसका सही जवाब। क्लियर हो गई बात ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, इसका जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, अब देखिए इस प्रश्न संख्या 4 का अपोजिट, एकदम अपोजिट है। क्लियर हो गई बात ना? तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते, वहाँ पे जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते थे, तो आपका जैव निम्नीकरण आ गया आंसर। लेकिन अब यहाँ पे अपघटित नहीं होते तो अजैव निम्नीकरणीय होता है। क्लियर हो गई बात ना? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। क्लियर हो गई बात ना? चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने। निम्न में से जैव निम्नीकरणीय है, निम्न में से जैव निम्नीकरणीय कौन है? तो आपका क्या होगा ऑप्शन में? प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग, केले का छिलका, इनमें से कोई नहीं। तो जैव निम्नीकरणीय कौन है? तो प्लास्टिक तो होगा नहीं, पॉलीथीन बैग होगा नहीं। समझ रहे हैं ना? जैव निम्नीकरण मतलब जो आपके जैविक तत्वों में विलीन हो जाए, मिल जाए, वो जो है आपका जैव निम्नीकरण के अंतर्गत आएगा। समझ रहे हैं ना? लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक क्या आपकी ज़मीन में, आपकी धरती पर जो है जहाँ हम रहते हैं, क्या प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग गलता है? नहीं न गलता है। आप अपने समाज में, पास पड़ोस में देखते होंगे प्लास्टिक और पॉलीथीन का बैग जो है कभी नहीं गलता है। तो अभी हालिया में एक रिपोर्ट जारी की गई थी कि लगभग 2028 से 30 के आसपास जो है पृथ्वी पर इतने ज़्यादा जो है पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक की भरमार हो जाएगी कि इसका जो है पृथ्वी पर बेहद नुकसानदेह वाली बात हो जाएगी और हमारे आपके जीवन का अस्तित्व जो है खतरे में पड़ जाएगा, और खतरे में पड़ रहा है धीरे धीरे। और आप देख ही रहे हैं कौन कौन सी बीमारी चल चुकी हैं कि हम आप समझ नहीं सकते। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। आप अपने घर से जो है अपना एक घर का जो है बैग सिलवा लीजिए, उसको लेके जाइए मार्केट से। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग ना लाएं आप। तो केले का छिलका जो है, जो कि जैव निम्नीकरण के अंतर्गत आपका आएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 आपसे क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा अजैव निम्नीकरणीय है? अजैव निम्नीकरणीय है, बहुत ही सिंपल। अभी आपने जो है 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ा, उसका ठीक उल्टा है। तो वहाँ पे जैव निम्नीकरण, केले का छिलका आपने ट्रिक कर दिया। और इसके साथ साथ और कौन होगा जो कि जैव निम्नीकरण में आएगा? तो मृत जीव का जो है अपघटन हो जाता है। केले का छिलका का अपघटन हो जाता है। कवक, जीवाणु, ये आपके जो है मृदा अपरदन के मित्र हैं, माफ़ कीजिएगा, मृदा के मित्र हैं, जो कि आपके पर्यावरण के मित्र हैं। समझ लीजिए पर्यावरण के कवक और जीवाणु मित्र कहलाते हैं, जो कि ये आपकी जो भी ज़मीन पर मृत जीव हैं, या आपके केले का छिलका है, या आपके कुछ भी खाद्य पदार्थ जो कि ज़मीन में सड़ जाए, वो जो है गलाने का, सड़ाने का काम करते हैं कवक और जीवाणु। तो यहाँ पर क्या प्रश्न पूछ रहा है कि अजैव निम्नीकरण, तो आपका सही जवाब होगा प्लास्टिक। समझ गए ना? अजैव निम्नीकरण जो कि इनका जो कि गलन नहीं होता है आपके ज़मीन में। समझ गए ना? आपकी लैंड में जो है इसका गलन नहीं होता है। समझ गए बात ना? चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 क्या पूछ रहा है? जैव निम्नीकरणीय के लिए
उत्तरदायी कौन है? जैव निम्नकरणीय के लिए उत्तरदायी कौन है? तो जीवाणु है, हवा है, ताप है या इनमें से कोई नहीं है। तो जैव निम्नकरणीय के लिए उदाहरण कौन होगा, उत्तरदायी कौन होगा? तो इसका सही जवाब आपका होगा जीवाणु। जैव निम्नकरणीय के लिए, क्योंकि सड़ाने गलाने का काम कौन करता है? जीवाणु ही करता है, जो कि आपके जैविक घटक का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे लिए जान लीजिए कि जीवाणु जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पर्यावरण के। एक मान लीजिए कि एक प्रकार से ये मित्र हैं, हमारे ये मित्र हैं। तो जो है जैव निम्नकरणीय का उदाहरण जो है सबसे बेहतरीन कौन सा होगा? जीवाणु का होगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। क्लियर? चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? प्राकृतिक पारितंत्र निम्न में से कौन है? प्राकृतिक पारितंत्र निम्न में से कौन है? जंगल है, बागीचा है, खेत है या इनमें से कोई नहीं है? तो प्राकृतिक पारितंत्र की बात आपसे कह रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इम्पोर्टेंस में दर्ज कर लीजिए, प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा कि प्राकृतिक पारितंत्र में इनमें से कौन सा उदाहरण सबसे परफेक्ट होगा? तो आपको बता दें जंगल होगा। क्योंकि अब देखिए आप कहेंगे कि बागीचा तो भी वही में आपका जो है क्या है, पेड़ पौधे होते हैं, खेती होती है फूलों की, बगिया की। वही चीज़ जंगल में भी फूल होते हैं, खेत ही लोग करते हैं और खेत तो भी इससे जुड़ा हुआ। तो आपसे बता दें खेत और बागीचा ये दोनों किससे जुड़े हैं? जंगल से। जंगल से ही आपका बागीचा बना और जंगल से ही आपका खेत बना। तो सबसे बेस्ट उदाहरण आपका जंगल होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि प्रकृति के द्वारा जंगल का निर्माण किया गया था। यहाँ पे प्राकृतिक शब्द दिया हुआ है ना भैया, समझ रहे हैं ना? तो प्राकृतिक पारितंत्र का सबसे बेहतरीन उदाहरण आपका कौन सा होगा? जंगल होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? कृत्रिम पारितंत्र निम्न में से कौन है? कृत्रिम पारितंत्र निम्न में से कौन है? वन है, तालाब है, झील है या फिर बागीचा है? तो कृत्रिम की बात कर रहा है। यहाँ पे आप सब लोग देख रहे हैं कि तालाब जो है कृत्रिम में तो रखा जा सकता है, लेकिन कुछ तालाब ऐसे हैं जो प्रकृति के द्वारा भी निर्मित हुए हैं। वन भी आपका जो है प्रकृति के द्वारा है, झील भी प्रकृति के द्वारा है, तालाब भी हम ले सकते हैं, क्योंकि तालाब जो है कुछ प्राकृतिक भी है और कुछ मानव के द्वारा भी है। तो इसमें पूछ क्या रहा है आपका? कृत्रिम पारितंत्र निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब आपका होगा बागीचा। समझ गए ना? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कृत्रिम पारितंत्र, क्योंकि बागीचे का निर्माण हम आप स्वयं करते हैं। आप जो है अपने घर के सामने छोटा सा बागीचा बनाते हैं, वहाँ पे आप पेड़ पौधों का रोपण करते हैं, फूल लगाते हैं, अन्य चीज़ों को जो है आप उसको जो है उसका निर्माण करते हैं। तो वह कृत्रिम पारितंत्र में जो मानव के द्वारा निर्मित हो। क्लियर हो गई बात ना भैया? चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने। निम्न में से कौन अपमार्जक है? बकरी, बाघ, कवक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपको पता चल गया होगा। अपमार्जक जो पर्यावरण का जो मित्र माना जाता है, अभी हमने आपसे ऊपर चर्चा की थी। तो हमने आपसे बताया था कि कवक और जीवाणु ये जो कि आपके अपमार्जक हैं। समझ गए ना? ये जो कि मृत शरीर या पशु पक्षी या फिर किसी जीव जंतु का जो है ये अपघटन करते हैं, उनको जो है सड़ाते हैं, गलाते हैं, ताकि वो पुनः मिट्टी में मिल सके। क्लियर हो गई बात ना? तो बकरी, बाघ जो है ये अपमार्जक है नहीं, कवक आपका अपमार्जक के अंतर्गत आएगा। क्लियर हो गई बात ना भैया? चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है। इसमें पूछ रहा है कि अपमार्जक नहीं है, अपमार्जक नहीं है। तो अपमार्जक में नहीं पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा उलझन होगी कि इसमें अपमार्जक में
क्योंकि कवक हम ले सकते हैं कि ये अपमार्जक है। बाघ भी ले सकते हैं, ये भी अपमार्जक के अंतर्गत माना जा सकता है। लेकिन ये जो है आपका ये भी जो है सड़े गले जो भी काम होता है वो कवक का होता है। लेकिन बाघ भी जो है आपके सड़े मांसों को खाता है, वो भी पर्यावरण का मित्र भी है। लेकिन यहाँ पर सबसे बेस्ट आपका कौन सा होगा? अपमार्जक नहीं है तो बकरी होगा। क्लियर हो गई बात ना? चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक नहीं है? पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल, मछली, इनमें से कोई नहीं। तो नील हरित शैवाल जो कि आपकी उत्पादक में है, पेड़ पौधे भी उत्पादक में है, मछली उत्पादक में नहीं आती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्लियर हो गई बात ना भैया? चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है। निम्न में से कौन उत्पादक है? गिलहरी, नील हरित शैवाल, मछली, इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादक में कौन आएगा बताइए फटाफट। मछली तो आएगी नहीं, गिलहरी भी आएगी नहीं, तो नील हरित शैवाल जो कि आपका उत्पादक में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात ना? चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने है। आहार श्रृंखला में प्रथम उपभोक्ता निम्न में से कौन है? ये श्रृंखला कर लीजिएगा, भूखला लिख दिया गया है। तो आहार श्रृंखला में प्रथम उपभोक्ता निम्न में से कौन है? तो कौन होगा बताइएगा। बकरी, बाघ, शेर, लकड़बग्घा। तो इसमें आपका कौन होगा प्राथमिक उपभोक्ता? बताइए फटाफट जवाब दीजिए। तो इसमें आपका बाघ तो जो है प्राथमिक उपभोक्ता हो ही नहीं सकता, शेर हो ही नहीं सकता। अब बचा लकड़बग्घा या बकरी। तो बकरी जो है आपका उत्पादक से जो है खाती है, शुरू करती है बकरी घास को खाना। तो बकरी को कौन खाएगा? तो ये तीनों मिलकर खाएंगे। तो समझ गए ना? ये जो है प्रथम उपभोक्ता नहीं। तो प्रथम उपभोक्ता कौन होगा? बकरी हो जाएगी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। समझ गए ना? हम आपको एक बात और बता दें, ये खाद्य श्रृंखला का जो है हमने एक प्यारा सा वीडियो आपके समक्ष हमने बनाया है, उसको जाके आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर, और उसका पूरा अध्ययन कीजिए। आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कौन सा प्राथमिक, कौन द्वितीयक, कौन तृतीयक उपभोक्ता है। क्लियर हो गई बात ना? और इसमें कौन उत्पादक के रूप में माना जाएगा, तो जाके देख लीजिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 16 नहीं है, कट हो गया है। चलिए प्रश्न संख्या 17 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या है? निम्न में से प्रथम पोषी स्तर के जीव कौन हैं? निम्न में से प्रथम पोषी स्तर के जीव कौन से हैं? तो इसमें क्या होगा? पेड़ पौधे, जीवाणु, मानव, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम पोषी स्तर के जीव कौन से हैं? तो इसमें आपका क्या सही होगा बताइए जवाब। तो इसका सही जवाब होगा पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जो कि प्रथम स्तर के जीव माने जाते हैं। समझ गए ना भैया? ये प्रथम स्तर के जीव माने जाते हैं पेड़ पौधे, क्योंकि इनसे ही हम जो है क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो हम उत्पादक में चले जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, उपभोक्ता में चले जाएंगे। ये क्या है? आपके उत्पादक में है, क्योंकि ये पैदा करते हैं भैया। समझ गए ना? चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 18वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ पे पूछ क्या रहा है? प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? द्वितीयक उपभोक्ता है मछली, भालू, शेर, गिद्ध। तो इसमें द्वितीयक उपभोक्ता की बात हो रही है। तो द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आएगा बताइए आप फटाफट। तो आपको बता दें, भालू, गिद्ध, शेर ये सब द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आएंगे, क्योंकि मछली जो है आपका द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगी। क्योंकि तृतीयक उपभोक्ता में
पहुंचने पर जो है सभी मांसाहारी जीव उपस्थित हो जाते हैं। तो ये क्या है, आपके मांसाहारी जीव हैं। शेर, गिद्ध, भालू, ये जो कि आपके तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा आपसे, द्वितीयक उपभोक्ता है, मछली होगी। क्लियर हो गई बात ना भैया। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने। निम्न में से कौन द्वितीय उपभोक्ता नहीं है? गिद्ध, मेंढक, छिपकली, चूहा। द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है मेढक, चूहा, छिपकली। तो ये जो है आपका सर्वोच्च श्रेणी में गिना जाता है तृतीयक उपभोक्ता में। समझ गए ना? तो द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है, द्वितीयक उपभोक्ता आपका गिद्ध नहीं होगा। समझ गए ना भैया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आपको बता दें छिपकली जो है, मेंढक भी है, चूहा, ये जो है आपके, चूहा छोड़ दीजिए, मेढक, छिपकली, ये जो आपके द्वितीयक उपभोक्ता में आ सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे कीटे पतंगों को खाते हैं, तो इनको द्वितीयक उपभोक्ता। लेकिन आपका गिद्ध जो है आपका सर्वोच्च में आप इसको ले सकते हैं, मतलब तृतीयक उपभोक्ता के रूप में। समझ गए ना? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है। इनमें से तृतीय स्तर का जीव कौन सा है? समझ गए ना भैया? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तृतीय पोषण के स्तर का जीव कौन सा है? गिद्ध, खरगोश, बाघ, हाथी। तो तृतीय पोषण के स्तर का जो है कौन सा जीव होगा यहाँ पर, तो बताइए। तो यहाँ पर आपका है तृतीय स्तर पे, जो कि आपका कौन सा आ जाएगा? हाथी तो होगा नहीं, खरगोश होगा नहीं, गिद्ध को भी हम ले सकते हैं, और यहाँ पर बाघ भी है, क्योंकि दोनों मांसाहारी हैं। तो बाघ जो है हम तृतीय स्तर के जीव के रूप में इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ, ये सब ज़्यादा करके आपके तृतीय स्तर के उपभोक्ता में आएंगे। इसलिए आपकी तृतीयक उपभोक्ता में जो है आपका बाघ बिल्कुल सही होगा। समझ गए ना भैया? चलिए तो आज यहीं पर प्रश्न श्रृंखलाओं का स्तर हम समाप्त कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अगले भाग में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। हम आपसे फिर से विदा लेते हैं। जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।